हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपना स्कूल यूट्यूब चैनल में। अब हम लोग जो कल क्वेश्चन रह गए थे उनको देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसको देखेंगे। लेकिन हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलना और कमेंट भी करो। समझ में आ रहा तो, नहीं आ रहा तो कुछ तो बताओ कि हाँ आ रहा नहीं आ रहा। वैसे ऐसा लगता नहीं कि मेरा पढ़ाया हुआ किसी को समझ में ना आए, फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो बताइए क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है, वो भी सारी चीज़ें तुमको बताई जाएंगी। और साइंस पढ़ना है तो उसके लिए भी कमेंट करो कि साइंस पढ़ना है, तो साइंस भी तुम लोगों की स्टार्ट कर दो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी बुक है, 8.1 है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन मनोवर बुक के बताएंगे। तो ये 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 ये लिखा हुआ है आपकी एक्सरसाइज का है कि त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज जब भी कहा जाए तो तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ समकोण त्रिभुज की बात हो रही है, तो तुम्हें सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में ही जानना है। तुम्हारा जो भी सिलेबस है उसमें समकोण त्रिभुज के अलावा दूसरी चीजें नहीं जाननी है। तो अगर त्रिभुज कहा जा रहा है तो समकोण त्रिभुज ही है वो। तो त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, समकोण का मतलब 90 डिग्री है, क्यू समकोण इतना होता है। फिर पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए, ये तुम्हें ज्ञात करना है। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। देखो उसने क्या कहा है कि एक पी क्यू आर त्रिभुज है, तो हिंदी वाले हल लिखेंगे और इंग्लिश में सॉल्यूशन लिखते हैं। तो ये एक त्रिभुज है पी क्यू आर, तो ये बना लिया पी यहां बनाते हैं, ये एक पी क्यू आर त्रिभुज है, ठीक। ये है पी क्यू आर, उसमें से क्यू कोण समकोण है, तो ये क्यू हो गया। ये समकोण का मतलब कैसा है, 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री का सिंबल होता है, यानी कि ये 90 डिग्री। इसके बाद अब बचेगा क्यू हो गया और पी क्यू आर त्रिभुज। मैंने क्या कहा था कि अगर ये समकोण ना भी बोलता तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर उसने क्या कहा पी क्यू आर। तो अगर समकोण नहीं बोला तो जो बीच में होता है, जो भी तुम्हारा अल्फाबेट बीच में होता है, क्यू बीच में, इसका मतलब है कि हमारा जो क्यू होगा वो समकोण होगा। अगर ना कहता, पहली बात इसमें उसने कह दिया है, तो कोई भी मान लो, इसको पी मान लो तो इसको आर मान लो, या उसको पी मान लो इसको आर मान लो, इन दोनों में से कोई भी तुम मान लो, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो पी क्यू आर ये हो गया, ये दिया गया है। इसमें उसने कहा है, क्या कहा कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। ये क्या दिया है तुमको, दिया नहीं दिया, तो इसको ऐसे लिखेंगे ब्रैकेट में दिया है। इसके बाद उसने क्या बोला है कि पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर है और ये इसका और इसका योग, तो इसको अगर x मान लो ये y हो गया। ऐसे मान सकते हैं x और y, क्यों? अब तुम बोलोगे कि सर इधर दिया तो है पी आर प्लस क्यू आर, लेकिन पी आर प्लस क्यू आर का मतलब ये है कि इसका और इसका योगफल दिया गया। अगर दो संख्याओं का योग दिया गया तो तुम ये नहीं बता सकते हो कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी। कैसे? जैसे कि तुमको दे दिया जाए कि एक तो ये a है और ये b है, इसकी वैल्यू हमने 6 मान ली, ठीक। 6 है यानी a प्लस बी की वैल्यू 6 है। तो ये देखो, अगर हम 4 ले लेंगे तो इसको 2 लेंगे, बराबर 6 हो जाएगा। अब अगर हम इसको 3 ले लें, इसको 3 ले लें, बराबर 6 हो जाएगा। मैंने इसको 1 ले लिया, इसको 5 ले लिया, 6 हो गया। इसको 0 ले लें, इसको 6 ले लें, 6 हो गया। अब देखो, तुम बता सकते हो कि इसमें किसकी वैल्यू क्या, फिक्स वैल्यू बता सकते हो? नहीं बता सकते, अपने मन से कुछ भी मान लो। बस इतना मैं पता है कि इन दोनों का योग 6 होगा, इसका और इसका जो सम आएगा वो 6 होगा। लेकिन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है वो तुम्हें नहीं पता, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी वो नहीं पता। हाँ, कब पता हो सकती? अगर हमें एक और कोई शर्त दी होती। यहाँ सिर्फ एक ही शर्त है,
ए प्लस बी की वैल्यू 6 दी गई। अब ए और बी का दूसरा रिलेशन अगर दिया जाता तो हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। इससे ये यहाँ से इस बात से क्या समझ में आया कि जितनी वैल्यू अननोन होती हैं, यहाँ पर ए और बी दो वैल्यू ऐसी जिनका मान नहीं ज्ञात है, तो दो वैल्यू के लिए हमें दो समीकरण चाहिए। अगर एक समीकरण है तो दूसरा समीकरण भी चाहिए, यानी कि जितनी वैल्यू अननोन होंगी उतने ही हमें समीकरण चाहिए होते। तो यहाँ तो वैल्यू दो है और समीकरण सिर्फ एक ही है, ये समीकरण तो एक ही है। तो हम क्या यहाँ से ए और बी निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। देखो 4 इसको मान लेते हैं, दो ए की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 1 2 3 इनफाइनाइट तक जा सकती है। इसकी वैल्यू 2.5 मान लो, ठीक, तो इसकी वैल्यू 3.5 हो जाएगी। ये भी तो 6 हो गई, कुछ भी मान लो, वैल्यू मानते चलो 6, यानी कि ए की वैल्यू इनफाइनाइट तक जा सकती है। और ऐसे बी की वैल्यू में फिक्स वैल्यू नहीं पता, एग्जैक्ट वैल्यू। तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए इसका एग्जैक्ट मान क्या होगा, वो मान निकालने के लिए हमें दो समीकरण की आवश्यकता होगी। यहाँ सिर्फ एक दिया गया है, ठीक। तो वही चीज तुम्हें हम समझाना चाह रहे हैं, क्या कि ये पी आर प्लस क्यू आर दिया गया है, दो वैल्यू अननोन है। एक तो ये वैल्यू पी आर की वैल्यू, एक क्यू आर की वैल्यू, यानी कि एक तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों में अननोन है, इनकी दोनों की वैल्यू नहीं ज्ञात है। इसलिए हमने मान लिया पी आर क्यू आर और ये, और मान लिया मैंने अपनी तरफ से कि पी आर की वैल्यू वाई है और क्यू आर की वैल्यू एक्स है, ठीक। अपनी तुम कुछ भी मान लो, ए बी मान लो, जेड ए कुछ भी मान लो, वेरिएबल है तो मान लिया। यहाँ से क्या मानना, पी आर बराबर वाई सेंटीमीटर, क्योंकि ये वैल्यू सेंटीमीटर में है इसलिए सेंटीमीटर मान लिया, और क्यू आर बराबर एक्स सेंटीमीटर मान लिए, ठीक। ये अब तुम्हें ये नहीं पता समीकरण क्या कहते हैं। अगर कोई भी वैल्यू दी गई है उसको इक्वल के बराबर कर दे, जैसे ए प्लस बी है, ये अभी ये समीकरण नहीं है, अगर इसको हम ऐसे लिख दे तो ये समीकरण हो गया, इक्वेशन हो, क्यों? इक्वल के बराबर हो गया, यानी कि एक बराबर साइन की किसी ये वैल्यू किसी ना किसी के बराबर हो गई, इसलिए इसको समीकरण बोलते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर दिया गया कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, तो ये एक तरह से एक समीकरण हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ वैल्यू है दो, पी आर और क्यू आर, और लेकिन समीकरण एक ही, तो हम यहाँ से पी आर और क्यू आर एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकाल सकते, लेकिन चूंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज की एक और कंडीशन होती है। यहाँ से देखो क्या लिख सकते हो, एक चीज और, एक मिनट, इसको थोड़ा नीचे लिख लें, क्योंकि अगर नीचे लिखेंगे तुम्हें समझ में नहीं आएगा। इसको लिख सकते हैं कि यह चलो यही रहने दो, माना पी आर बराबर वाई सेंटीमीटर और क्यू आर बराबर एक्स सेंटीमीटर, ये हो गया। अब यहां से देखो वाई प्लस एक्स बराबर 25 सेंटीमीटर हो गया, पी आर की जगह वाई रख दिया और क्यू आर की जगह एक्स रख दिया। अब यहाँ से कोई एक की वैल्यू निकाल लो, चाहे वाई की चाहे एक्स की, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या वाई बराबर हो जाएगा 25 माइनस एक्स ब्रैकेट सेंटीमीटर, ये वाई की वैल्यू है। इतना समझ में आया? अब तुम्हें यह ऐसा ही क्यों किया, ऐसा इसलिए किया कि हमें दो वैल्यू दी गई, तो हम किसी एक के टर्म में निकाल लेते हैं, या तो इसके सापेक्ष निकाल लें, या तो तुम जैसे मैंने वाई की वैल्यू लिखी, तुम एक्स बराबर लिख सकते हो, तो 25 माइनस वाई हो जाएगा, किसी एक की वैल्यू निकाल लो, ठीक। अब देखो 1 2 3 और समकोण त्रिभुज है, तो एक कंडीशन और होगी, कौन सी कंडीशन होगी? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से ऐसे लिखना है तुम्हें एग्जाम में, ऐसे ही ये तरीका है सेम टू सेम लगाना। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होता है। कर्ण कितना है, कर्ण 90 डिग्री के सामने की जो होती है, यानी पी आर, यानी कि वाई का स्क्वायर, बोलो यही तो है, पी आर का स्क्वायर बराबर, ये तुम्हारा फार्मूला होता है। इसमें एक चीज और तुम्हें भी समझानी, फिलहाल ये इतना देख लो, लंब कितना है इसके हिसाब से लेंगे, इसके हिसाब से ले ले, इसके हिसाब किसी के हिसाब से ले, ये आपस में वैल्यू रहेंगी। दो वैल्यू अगर
प्लस में लिखा है। देखो दो वैल्यू अगर a प्लस बी लिखो या b प्लस ए लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखो या बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे 2 धन 3 करो तब भी 5 आएगा, या 5 धन 3 धन 2 करो तब भी 5 आएगा, या इनका स्क्वायर कर लो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये 4 और 9 4 13 आएगा। चाहे 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करो तब भी 13 ही आएगा, है नहीं आएगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर करो या आधार स्क्वायर प्लस प्लस के साथ में वैल्यू आगे पीछे कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ माइनस होता तो दिक्कत होती है, वैल्यू वही आएगी लेकिन साइन उसका चेंज हो जाएगा, जो प्लस में वैल्यू आनी होगी वो माइनस में आएगी। तो ये देखो पी आर स्क्वायर लंब कितना है क्यू आर प्लस आधार कितना पी क्यू, आधार फिक्स है पी क्यू स्क्वायर, ये हो गया। पी आर की वैल्यू कितनी है, पी आर की वैल्यू वाई है, वाई का मान तुमने ये निकाला तो ये हो गया वाई का स्क्वायर। क्यू आर की वैल्यू कितनी है एक्स, तो ये हो गया एक्स का स्क्वायर, प्लस पी की वैल्यू कितनी है 5, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो y की वैल्यू कितनी निकाली, y की वैल्यू, अब देखो अब यहाँ से एक चीज और समझ लो, हमें वैल्यू यहाँ कितनी अननोन थी, कितनी अज्ञात वैल्यू थी, 1 और 2, एक ये पी आर और दूसरी ये क्यू आर, यही दो वैल्यू तो अननोन थी, एक ये और एक ये वैल्यू। दो अननोन समीकरण में एक ही दिया गया था, लेकिन देखो एक समीकरण ये और एक समीकरण ये बन गया, तो दो वैल्यू और दो ही समीकरण। अब यहाँ हमें अब x और y का मान निकल आएगा, यानी कि पी आर का मान भी निकल आएगा, क्यू आर का एग्जैक्ट मान निकल आएगा। क्यों? क्योंकि एक समीकरण ये होगा और एक समीकरण ये होगा। अब इन दोनों समीकरण की सहायता से निकाल सकते हैं, वही किया कि यहाँ से y की वैल्यू निकाल लिया x के फॉर्म में। अब यहाँ x रख देंगे, ये भी x ये भी x, तो अब x के फॉर्म में एक समीकरण रहेगा। अगर एक वैल्यू अननोन है और समीकरण भी एक दिया गया है तो वो निकाला जा सकता है। तो यही है कि y की वैल्यू अब यहाँ से रखो, इसको समीकरण 1 मान ले, या इसको तुम यहाँ पर समीकरण इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, ठीक। अब देखो समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दो। y का मान कितना 25 माइनस एक्स, तो यहाँ पर रखो 25 माइनस एक्स और स्क्वायर लगा तो इसका भी स्क्वायर पूरे का हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर को ऐसे रखोगे तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसको करोगे तो 5 गुणा 5 यानी कि ये 25 हो जाएगा, और ये एक्स ऐसे लिखा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम। ये इतनी बात समझ में आई, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो ये तुम्हें नीचे लगानी, लेकिन अपने जगह नहीं तो इधर लगानी। इसको सॉल्व करो तो तुमने देखा एक फॉर्मूला होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, होता नहीं होता? ऐसे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला याद कर लेना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्यों माइनस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस कैसे आएगा, माइनस ए गुणा माइनस ए, अगर इनको हम गुणा करें तो ये हमेशा ए स्क्वायर ही होता है, क्योंकि ये माइनस ये हो जाता है। और अगर पावर एक ही संख्या का 2 बार गुणा तो 2 बार पावर लगे। ऐसे माइनस ए गुणा ए है तो ये माइनस ए रहेगा और स्क्वायर उसका लग जाएगा जाकर के ऐसे, इस तरह से ये वैल्यू बाहर रहेगी आकर के, इस तरह से कर सकते हो। ये अंदर नहीं जाएगी, यानी कि इसको ऐसे लिखोगे ये और इसके बाद यहाँ स्क्वायर लगाओगे। इतनी बात समझ में आई? तो ये चीजें होती, तो इस फार्मूले का हम यूज करेंगे इसका, ठीक। तो इसको करोगे तो 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो 625 और माइनस एक्स तो प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस का 25 और 2ab होता है, यानी कि 50x हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25
एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब देखो नंबर वाली वैल्यू को एक तरफ ले जाते हैं, बाकी एक तरफ, तो एक्स को एक तरफ लाते हैं, तो ये एक्स यहीं रहेगा, तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस ये एक्स स्क्वायर हो गया माइनस का ये 50 एक्स इधर रहा 25 और ये उधर चला जाएगा, तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। एक्स को सारे जितने एक्स हैं उनको एक तरफ ले लिए, क्यों? चूंकि हमें एक्स का मान निकालना है। अब देखो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्यों? ये ऋणात्मक वैल्यू और ये धनात्मक नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू है तो कैंसिल आउट हो जाए। जैसे -5 + 5 है तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब यहाँ कितना हो जाए माइनस का 50x, इधर इससे कम करोगे तो माइनस का 600 बचेगा। बोलो 625 से कम करो, लेकिन निगेटिव वैल्यू है इसलिए निगेटिव साइन आएगा यहाँ पर ऐसे। अब ये भी वैल्यू निगेटिव और ये भी वैल्यू निगेटिव, तो दोनों के साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा कितना 50x बराबर 600। ऐसे x की वैल्यू कितनी आएगी 12 आएगी। x इसको 50 से 12 है और जब 600 में 50 का भाग दोगे तो 12 आए। अब देखो x बराबर 12 आया, इसको मान लिया समीकरण नंबर 3, ये ऐसे लिख लो, ये एक वैल्यू आ गई। अब देखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब तुम बोलोगे 1 में क्यों रखें? अरे भाई 1 में इसलिए रखेंगे क्योंकि उनको y के मान भी चाहिए, तो x का मान हमें पता, अगर हम यहाँ पर जो x की वैल्यू आई वो यहाँ रख देंगे तो y की वैल्यू पता चल जाएगी। भाई ये x है, ये x को ही हटाना है और x की जगह कितना लिख सकते हैं 12, तो लिख दो। तो y बराबर हो जाएगा 25 - 12, तो y बराबर हो जाएगा 13 इतने सेंटीमीटर, ये इतने सेंटीमीटर। अब ये चीज देखो, अब यहाँ से देखो तो y बराबर आ गया कितना आ गया 13 सेंटीमीटर और x बराबर हो गया 12 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई। अब देखो तुम्हें लंब भी मालूम हो गया, कर्ण भी मालूम हो गया, आधार भी। अब तुम सोचो ये क्या, ये सब इतना लंबा क्यों करना पड़ा? इतना लंबा इसलिए करना पड़ा कि चूंकि हमको साइन कॉस और टेन की वैल्यू निकालने के लिए क्या चाहिए होता, लंब कर्ण और आधार। और हमें दिया सिर्फ तक क्या आधार, लंब और कर्ण दिए गए थे लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी गई थी, तो ये वैल्यू निकालने के लिए हमें इतना सारा करना पड़ा। तो उसको क्या है एग्जैक्ट वैल्यू ना देकर उसने इस फॉर्म में दे दी थी, ठीक। तो इस फॉर्म की जगह हमने इसका यूज किया और इसमें पता है कि तीनों वैल्यू निकालने में पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने पी क्यू आर की वैल्यू रखी, y के टर्म में हमने y की वैल्यू x के टर्म में निकाल ली, यानी कि y को एक तरफ रखा और इसको एक तरफ रखा। अब हमने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लिया, y की पी आर की वैल्यू जो थी उसको y के फॉर्म में रख करके निकाल लिया, y के जो मान था वो रख लिया, y का मान यही तो था। अब भाई यहाँ पर ये y है ये x है, ये समीकरण 1 है। अगर इसको हम x और y को एक ही बना ले, या तो x ही x के फॉर्म में बना ले या तो y y के फॉर्म में बना ले, तो एक समीकरण रहेगा, एक ही वैल्यू अननोन रहेगी, तो हमारी वैल्यू निकल सकती है। यहाँ पर भी दो वैल्यू अननोन है, एक y और एक x, समीकरण एक ही है। तो हमने इस समीकरण की सहायता से y का मान इस फॉर्म में यहाँ रख दिया। अब देखो ये x, इस समीकरण में एक ही वैल्यू तो अज्ञात है और एक वैल्यू अगर और एक समीकरण तो निकाला जा सकता है, इसीलिए इसको इस फॉर्म में रखा। यहाँ से निकाल के हमने ये y की वैल्यू, ये x की वैल्यू निकाली, ये y की वैल्यू निकाली। अब साइन p cos p और tan p का मान निकाल सकते हो, इसलिए अब देखो डायरेक्ट लिखेंगे साइन p। अब देखो साइन p, ये p है, इसके लिए इस कोण के लिए p की वैल्यू पूछी हमने, p इसको माना है। अगर तुम p इसको मानोगे तो ये हो जाएगा। तो देखो p ये है, इसके लिए लंब ये है, जो जिस कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, इसके सामने भुजा तो कर्ण कही जाती है, बाकी जो दो शेष भुजाएं होती हैं तो एंगल के अपोजिट जो साइड होती है वो इस एंगल के लिए लंब होती है। ऐसे इस ये एंगल है तो इसके सामने भुजा ये होगी, तो इसके लिए ये लंब होगी और ये आधार होगा। तो कोण P लिया इसलिए इस भुजा पे सीधी ये खड़ी, इसलिए ये लंब होगा, इसलिए इसको लंब मान लिया। तो साइन P बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 12, लंब बटे कर्ण, ठीक। तो लंब कितना है 12 और कर्ण कितना 13, ये साइन P की वैल्यू हो गई। इसी तरह से cos P, cos P निकालोगे तो आधार बटे कर्ण क्या होता है
आधार बटे कर्ण। आधार कितना है पी के लिए, आधार 5 और कर्ण कितना है 13। ये कॉस पी की वैल्यू हो गई। इसके बाद tan पी की वैल्यू, tan भी तो पूछ रहा है। tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है 12 और आधार कितना है 5। ये tan पी की वैल्यू हो गई। अब देखो तुम्हें ये अगर कंफर्म करना है कि जो ये वैल्यू आई है ये सही है कि नहीं सही है, यानी कि ये 13 ये 12 ये 5 है, तो देखो इसका पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर धन इसका स्क्वायर, तो 13 तरह 169 होता है। और ये 144 है, इसका स्क्वायर करोगे इसका स्क्वायर करो तो 25, तो 144 और 25 169 और ये भी 169, तो वैल्यू सही है। यहाँ पर रख के देख लो दोनों वैल्यू, इसका स्क्वायर करो 13 रखो, 13 का स्क्वायर 169, ऐसे इसका करोगे तो 144 और 25 169। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 भी देखो। वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करना मत भूलो, और दोस्तों के साथ में शेयर भी करो। शेयर करना तो मस्ट है। जितने लोग ज़्यादा तुम लोग देखोगे कमेंट करोगे उतना तो मेरा मनोबल बढ़ेगा, हमें भी पढ़ाने में मज़ा आएगा। यूट्यूब पर मैंने देखा कई लोगों ने बताया लेकिन उतने अच्छे से बताया नहीं, इसलिए मैं सोचा चलो तुम लोगों को पढ़ाया जाए खाली टाइम में। ये देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है। ये और देख लो, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, कोण भी समकोण है, ठीक है। यदि tan a बराबर 1/√3, यदि tan a बराबर 1/√3, tan a बराबर 1/√3, तो निम्नलिखित मान ज्ञात करो। पहला वैल्यू क्या है? पहले वैल्यू तुम्हें दे रहा है कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन ए, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, कॉस ए साइन सी। एक वैल्यू ये निकालनी है तुम्हें। दूसरा इसमें एक और सवाल तुम्हें दिया गया है कॉस ए कॉस सी, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ये चीजें हैं साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, कॉस ए साइन सी, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। हाँ ये चीज़ देखो, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, तो तुरंत बनाओ कोण। कोण बी समकोण, चलो बना दिया समकोण। इसको ए मान लिया, इसको सी मान लिया, ठीक। चलो tan a बराबर, यानी कि इसकी बात हो रही है,
साइन ए कॉस सी ये सब वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए क्या हमें पहले हमें साइन ए कॉस ए और कॉस सी की वैल्यू निकालनी है। देखो कितनी चीज़ें इसमें एक साइन ए की मान निकालनी है और एक साइन सी का मान निकालना है। इसी तरह कॉस ए का मान निकालना और कॉस सी का मान निकालना। देखो कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी दो ही वैल्यू तो चाहिए। तो अब देखो इनके मान निकालने के लिए हमें लंब और कर्ण की और आधार की जरूरत होती है। लंब कर्ण आधार तीनों चीजें चाहिए होती हैं। तो वो चीजें पहले तो हम लंब कर्ण आधार निकालेंगे इसका, इसके बाद वैल्यू निकाल के और साइन ए कॉस सी की वैल्यू निकाल को आराम से रख के ना सॉल्व कर लेंगे उसको। तो ये देखो tan ए और ये दिया गया और हम जानते हैं ये तो दिया है tan ए बराबर क्या होता है लंब बटे आधार ये होता है। तो यहाँ से अगर कंपैरिजन करो तो लंब बराबर कितना है 1। देखो लंब बटे आधार और 1/√3। तो लंब की जगह यहाँ पर 1 रखा है और आधार के लिए √3 रखा है। तो आधार बराबर हो गया √3। और ये किसके लिए tan ए है। ये भी ध्यान रखना कि अगर सी देता तो चीजें बदल जाती है। यहाँ पर ए दिया है तो इसके हिसाब से देखना है। तो इसके हिसाब से लंब ये हो गया और आधार ये हो गया। असल में इस चीज पे बहुत विशेष फोकस करना, इसीलिए इस चीज पे बार बार जोर दे रहे हैं ए और सी। चलो इतनी बात समझ में आई। अब हमें क्या चाहिए कर्ण। तो पाइथागोरस थ्योरम से पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। अच्छा एक चीज और देख ले यहाँ पर, जैसे ये वैल्यू लिखा है x स्क्वायर बराबर y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये लिखा है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर y का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर और इसकी पावर 1/2। ये 2 हटा और उधर ये गया। अब ये चीज समझ लेना, जैसे हम लिखते हैं यहाँ घात कैसी है ऊपर है लेकिन गुणा में है। तो यहाँ पर वही घात ऊपर रहेगी लेकिन अपॉन में हो जाएगी। कैसे, जैसे 5a बराबर तुम लिखते हो 3 तो a बराबर क्या होता है 3/5। यहाँ पर इंटू में थी और यहाँ पर अपॉन में आ गई। वही चीज यहाँ पर इंटू में है तो यहाँ वही चीज अपॉन में, लेकिन इसकी घात है ये। तो इसकी घात अभी गुणा में थी, अब इसकी घात वही भाग में हो जाएगी उसी की। यानी कि अभी ये चीज ऐसी लिखी थी एक्स स्क्वायर बराबर, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बटे 1 लिख सकते हैं। अगर इसकी वैल्यू 5 है या मान लो इसकी वैल्यू जेड मान लीजिए तो देखो एक्स स्क्वायर 2 5 1 है तो एक्स बराबर क्या हो जाएगी जेड की पावर 1/2। 2/1 थी तो 1/2 हो गई। और इसको ये जो वैल्यू में होती है इसको हम ऐसे लिखते हैं वाई स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर और ये वैल्यू होती है ये अंडर रूट लगाते हैं। यानी क्या होता था कि m की पावर 1/2 बराबर होता है √m। m की वैल्यू 1/3 बराबर होता है √m। m की वैल्यू 1/3 बराबर 1/4 बराबर होता है यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4√m हो जाता है। ठीक, यानी कि जो बात ये वही चीज इसके अंदर हो जाती है। अब इसको ऐसे मत लिख देना, ये चीज अलग है। देखो ये जो 4 लिखा वो इसके अंदर लिखा और ये 4 इसके बाहर, इसलिए ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल नहीं है। कितनी बात समझ में। तो वही चीज होती है कि इसको इस फॉर्म को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। पता है समझ, ये चीजें दोनों सेम है। वही यहाँ पर होता है कि कहीं के तुमको ऐसा लिखा मिल जाएगा कि कर्ण बराबर √ लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ये चीज जो ये लिखा वही ये लिखा। इस चीज को समझाने के लिए मैंने तुम्हें इतनी ये पूरी रामायण बताई है कि ये होता कैसे है। ठीक, तो चाहे इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात ही समझ में।
चलो देखो आगे, तो ये चीज़ हो गई। चलो इसको ऐसे लेंगे। अब देखो कर्ण की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो माना हमने यहाँ पर मान लेते हैं कर्ण को कर्ण रहने देते। चलो कर्ण को कर्ण रखा, लंब कितना 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना √3, तो √3 का स्क्वायर, और इसके पूरे की पावर ये, इसको रखा 1, और देखो ये इस रूट से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 3, और ये आया 4, और 4 को लिख सकते हैं 2। ये कर्ण की वैल्यू हो गई। इतनी बात समझ में, ये हो गया कर्ण। तो कर्ण हमारा कितना है 2। अब तुम ये सोचोगे कि यहाँ 4 लिखा था, यहाँ 2 कैसे होगा, तो कक्षा 8 की गणित निकालना और ये चीज देख लेना उसमें कि 2 कैसे होता है। ऐसे होता है, तो देखो जैसे कि m बराबर लिखा है, m स्क्वायर बराबर लिखा है 4, तो m बराबर कितना हो जाएगा 4 की पावर ये, और इस 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 ये, और इसको लिख सकते हैं ये अंडर रूट ये रहेगा। इसी चीज को हम लिख सकते हैं कि 2 की पावर ये और ये, तो इससे ये जो 1/2 लिखा है, वो जो रूट लगा है इसका मान है ये, तो ये अगर ऐसे हटाएंगे तो इसको ऐसे लिख देंगे, ये चीज कैंसिल हो गई, यानी कि ये कैसी, ये ऐसे तो लिखा है 2/2, तो वो चीज ऐसे आती है। ठीक, तो ये तुम्हारी छोटी छोटी चीजें हैं, तो इनको 8 की चीजें निकाल लेना, समझ लेना। अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट करके बताना, एक वीडियो में सारा चीजें तुम्हें समझा देंगे मैं। चलो इतनी चीज समझ में, तो हमें लंब भी मिल गया, कर्ण भी मिल गया, आधार भी मिल गया। अब चीज पहले वाला निकालते हैं, डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे सीधे सीधे, sin a cos c प्लस cos a sin c, वैल्यू रखो बराबर sin a यानी कि लंब बटे कर्ण, लंब कितना 1/2, sin a यही तो a है, इसके हिसाब से ये लंब हो गया, और कर्ण तो वही रहना है, कर्ण तो बदलेगा नहीं, तो ये हो गया गुणा, यहाँ पर गुणा का चिन्ह, मल्टीपल का साइन है cos c। अब देखो एंगल ये हो गया, cos के लिए ये एंगल हो गया, समझना है यहाँ पर सारी चीज समझना, ये है तो इसके लिए ये आधार है और ये लंब है, ये आधार और ये लंब, तो cos की वैल्यू क्या होती है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितनी हो जाएगी 1 और कर्ण कितनी हो जाएगी 2, कर्ण तो वही रहना है। अब देखो इसके लिए यही तो आधार है, कोण हमने सी लिया, यहाँ पर किसकी बात, देखो यहाँ पर बात की थी कोण ए की, साइन ए, यहाँ पर cos सी, साइन ए था तो इसके लिए ये लंब था और ये कर्ण था, साइन सी होगा तो ये कोण हो गया सी, तो ये इसकी एडजेसेंट लाइन है और ये इसकी अपोजिट लाइन, तो इसकी जो अपोजिट लाइन होती है वो होती है लंब, और जो लाइन उसकी वही एडजेसेंट होती है, यानी संलग्न भुजा होती है वो उसकी होती है आधार, इसी पे तो बन रहा है, इसलिए ये आधार होगा, तो ये 1/2 आधार बटे कर्ण प्लस cos a, अब ये आ गया, तो इसके लिए आधार बटे कर्ण, तो आधार इसका कितना √3 बटे ये, देखो अब यहाँ पर a है तो a ये है, इसके लिए ये आधार है और ये लंब है ये कर्ण है, ये आपस में बदल रहे हैं, a के लिए ये आधार वो लंब, तो √3 होगा। इसी तरह से साइन सी अब ये लिया, इसके लिए लंब बटे कर्ण, तो इसके लिए ये लंब हो गया, यानी कि √3, ये यहाँ पर ऐसे रखना, ये √3/2, कर्ण तो सेम रहेगा, तो सब में नीचे तो 2 ही 2 रहेगा, ये आपस में बदलेंगे। अब इनको गुणा करो, तो 1 का गुणा 1 और 2 गुणा 2 4, इसका गुणा करो तो √3 का तो होता है 9, √9, और √9 को लिख सकते हैं 3/4। अब ये होगा 1/4 3/4, हर समान इसलिए जोड़ लेंगे तो 1 और 3 4, और नीचे को एक बार रखा जाता है। अब ये 4 से 4 गया 1, ये किसकी वैल्यू है इसकी, तो पहला आंसर तो ये हो गया। दूसरा देखो, दूसरा उसने कहा था cos a cos c माइनस साइन ए साइन सी माइनस साइन ए साइन सी। देखो cos a cos c, तो cos a क्या है
ये एंगल लोगे ए, तो कॉस ए यानी कि बताया था ना लाल बटे कक्का, ये तो थी ट्रिक, ये तो ट्रिक थी। अब इस ट्रिक का यूज करो। सेकेंड नंबर पे कॉस है तो आधार बटे कर्ण, एंगल भी है ये, तो इसके लिए आधार ये होगा और कर्ण वो होगा, तो इसके कॉस की वैल्यू हो जाए √3/2 होना। कॉस सी ये, इसके लिए आधार ये होगा कर्ण ये होगा, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस साइन है ये तो ये लंब है ये कर्ण, साइन वाला क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो ए के लिए ये लंब बुझेगी ये कर्ण हो जाएगी, तो लंब ऊपर रखो 1/2 गुणा, यहाँ पर गुणा रहेगा ना ये गुणा का साइन है, ये प्लस माइनस का साइन, तो माइनस का माइनस यहाँ गुणा, साइन सी ये लिया लंब बटे कर्ण, तो इसके लिए लंब ये होगी, अगर ये कोण लेंगे तो लंब ये होगी ना, तो √3/2, कर्ण तो बदलना नहीं है। अब देखो इसका मल्टीपल करो तो ऊपर आएगा √3 और 2 दूनी 4 माइनस ऊपर आएगा √3 4, यही तो है, कैंसिल हो जाएंगे ये √3 प्लस माइनस √3/4 प्लस का ये माइनस का, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू कितनी आएगी 0, ये आंसर हो गया। तो आशा करता हूँ तुम्हें ये चीज़ समझ में आई होगी। आज के यहीं, कल 8.2 पढ़ेंगे और 8.2 के पहले कुछ चीज़ें रहेंगी, वो चीज़ें पढ़ेंगे क्या कैसे होता है। आज यहीं तक, और हाँ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो, ठीक है। तो थैंक्स, कल मिलते हैं, धन्यवाद।